VS कोड। और इसके बहुत सारे एडिटर हैं पॉपुलर आजकल। VS कोड है, सबलाइम है, और इसके अलावा ड्रीम वीवर भी होता था, अब वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये फ्री डाउनलोड है। मैं हालांकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, पर ये चल रहा है बहरहाल। ये ये विजुअल सर स्टूडियो। मैक पे इजीली चल जाएगा ना? यार मैक पे इसका वर्जन देखना पड़ेगा, डाउनलोड में आते हैं कि इन्होंने होगा या नहीं होगा। वरना फिर वो कोई मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करनी पड़ेंगी, वरना सब हाँ ये रहा मैक है, आ गया। तो मैक्स भी है, मैक भी है, लिनक्स भी है। तो विंडोज 7, 8 और 10 तक सपोर्टेड है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अगर और कोई यूज़ करना चाहे या कोई पहले से कोई यूज़ करता है तो सबलाइम टेक्स्ट 3 है, एटम है, बेतहाशा एडिटर है। एडिटर कोई भी यूज़ हो, कोड सबका एक ही होगा। मतलब HTML तो एक ही है, वो आप किसी भी स्क्रीन पे टाइप कर लें। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री वर्जन है। कोई मेरे ख्याल में इसके कोई चार्जेस नहीं है, पहली कोई प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की जिस पे ये पैसे नहीं ले रहे। अच्छा, इसको सबसे पहले आपने करना ये है कि हम एक फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पे या कहीं पे ही बना लें। और इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ HTML 12:1। ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करना पड़ता है कि आप किसी भी कंपनी की एक वेबसाइट अगर कस्टम डेवलप करते हैं तो आप एक फोल्डर उसका क्रिएट कर लेते हैं। उस फोल्डर के अंदर जाके आप एक और फोल्डर क्रिएट कर दें जो कि इमेजेस का होगा। फिलहाल अभी हमें इमेजेस अगर हम यूज करते हैं तो वो इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हम चाहें तो पहले ही फाइल को अपना सेव कर लेते हैं। और फोल्डर मैंने बनाया है डेस्कटॉप पे HTML 12। अब आते हैं इसका नाम क्या होगा। लेकिन एक जब वेबसाइट बनती है तो उसमें काफी सारे पेजेस होते हैं, लाइक होम भी होगा, अबाउट भी होगा, सर्विसेज भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, कॉन्टैक्ट भी होगा, अबाउट अस भी होगा। बहुत सारे पेजेस होंगे। मतलब किसी वेबसाइट में 10 पेजेस होंगे तो किसी वेबसाइट में 1,000 पेजेस भी होंगे। तो हम तो मेन URL देते हैं, जैसे www.facebook.com, yahoo.com, इस किस्म के हम नाम देके उसको रन कर देते हैं। पर उन 1,000 पेजेस में से सर्वर को या ब्राउजर को कैसे पता लगता है कि पहला पेज कौन सा है? तो वो तो किसी की भी पेज को ओपन कर सकता है। तो हमेशा हम वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे हम देते हैं इंडेक्स के नाम से, और उसकी टाइप हम रखते हैं HTML। तो हमने रखा है इसको index.html। तो इंडेक्स, जैसे ही ये वेबसाइट अपलोड होगी तो जो सर्वर होते हैं जहाँ पे ये वेबसाइट अपलोड होती है, तो जब उनके पास क्यूरी आती है तो उन्हें पता है कि ये फर्स्ट पेज कौन सा होगा। तो और टाइप हमने .html ही लगानी है, बस सेव कर दें इसको। तो अब यहाँ पे देखें इसका पूरा एक्सेस आ रहा है कि भाई ये पाथ जिसे हम कहते हैं कि सी में यूजर HP और डेस्कटॉप, और यहाँ पे जाके इंडेक्स के नाम से ओपन हो। HTML को हमने कहा टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। तो टैग जैसे हमने कहा ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान होते हैं। तो सबसे पहले हमने लगाया HTML। HTML में दो किस्म के टैग होते हैं, वो टैग जो ओपन भी हों और क्लोज भी हों, जिन्हें हम ब्लॉक टैग कहते हैं। ये टैग ओपन भी हो गया और ये टैग क्लोज भी हो गया, तो ये एक ब्लॉक है। ओपन टैग सिंपल है टैग नेम, और ब्लॉक टैग यानी कि जो इसका क्लोजिंग टैग है उसके नाम से पहले स्लैश है, तो ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। HTML में कुछ टैग, ज्यादातर टैग ओपन और क्लोज होंगे, और कुछ टैग ऐसे होंगे जो सिर्फ ओपन होंगे, क्लोज नहीं होंगे, जिन्हें हम इनलाइन टैग भी कहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं हेड। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। ओपन मैं खुद करता हूँ, क्लोज खुद होता है। तो हेड क्या होता है? ये ब्राउजर का टॉप एरिया, ये हेड कहलाता है। और इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड,
ये टाइटल की मदद से आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने वेबसाइट का हेड डिफाइन करा, और उस वेबसाइट पे मैंने टाइटल क्या देना है। तो टाइटल मैंने दे दिया जैसे वेब पेज, तो मैं इसे दे दूं नाम दे दें इसे, फर्स्ट पेज दे दें जो भी। तो ये टाइटल भी हो गया। हेड वो एरिया होता है जिस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ ब्राउजर के लिए होती है, वो डिस्प्ले नहीं होती है। जो चीज हमने लोगों के लिए ओपन करनी होती हैं या शो करनी होती हैं, वो हम बॉडी के टैग में देते हैं। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, और अब मैं अपने फोल्डर में आता हूँ। ये मेरा फोल्डर है। ओपन करता हूँ गूगल को। तो यहाँ पे देखो अभी सिर्फ क्या आ रहा है, होम वेब पेज, और ये हेड आ रहा है जिस तरह ये है। अब इसकी बॉडी में तो एक वेबसाइट हेडर भी है और कुछ इंफॉर्मेशन पिक्चर और लिंक की सूरत में भी है। जबकि यहाँ पे देखो हमने बॉडी में अभी तक कुछ भी नहीं दिया, तो ये बॉडी वाइट है। डिफॉल्ट मतलब हम बैकग्राउंड जिसे कहते हैं वो वाइट ही होता है, या जैसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट है। अब अगर कोई हमें कहता है कि इसके पेज का कलर ग्रीन, रेड, ब्राउन, येलो करना है, तो सबसे पहले तो ये मेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बगैर काम नहीं होता। और स्टैंडर्ड भी है कि आपने डायरेक्ट HTML और हेड और टाइटल और बॉडी इसके तरीके से काम शुरू करना है। अब अगर कोई सवाल करता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कुछ भी ना दूं, सिर्फ बॉडी ओपन और क्लोज करके बनाना शुरू कर दूं, क्या वो मेरा पेज चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई एरर कोई इशू नहीं है। पर स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर हमें कहीं इस वेबसाइट पे कुछ और भी चीज़ें रखनी पड़ी, जैसे जावा स्क्रिप्ट लानी होगी, जैसे CSS लानी होगी, जैसे सर्च इंजन की इंफॉर्मेशन देनी होगी, तो फिर हम कहाँ लगेंगे, क्योंकि हेड तो होगा नहीं। तो इस वजह से उस वक्त लाजमी रिक्वायर्ड है, मतलब अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके तो करना ही है। तो इस वजह से जब करना ही है तो फिर स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो कंट्रोल S, सेव। और अब मैं इसको रन कर, तो मैंने कर दिया है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। तो हम हेल्प ले लेते हैं कलर के लिए, कलर पिकर से, गूगल का। तो यहाँ से मैं कोई भी एक कलर, यहाँ से आप सारे शेड आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जैसे एक लाइट सा शेड ले लिया, कोई भी ग्रेश सा। तो लाखों करोड़ों कलर हैं, पर हर कलर कोड की पहचान है, मतलब हर कलर की पहचान उसका कोड है। तो मैंने इस कलर कोड को कॉपी कर लिया, कॉपी। और अब थोड़ा सा आते हैं आगे। बॉडी टैग है, मतलब हमारे पास बॉडी जो है वो हमारे पेज का एक मेन टैग है या पेज की बॉडी है। अब उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करते हैं हम। तो बॉडी स्पेस, हमने करा इसको। अब देखिए मैंने स्पेस देके बी बी लिखा है, तो VS कोड मुझे उसकी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो मैं इसे BG कलर ले लेता हूँ। HTML जिस तरह हमने पहले ही पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में कहा कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसे आप कैपिटल लिख दें या स्मॉल लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो फर्क पड़ेगा। सही है, कैसे फर्क पड़ेगा अभी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल S सेव कर दिया। अब जरा देखें, बॉडी कलर है, BG कलर प्रॉपर्टी है, और जो कलर कोड है वो उसकी वैल्यू है। यानी कि पहले क्या आएगा, टैग, फिर प्रॉपर्टी, और फिर उसकी वैल्यू। कंट्रोल S सेव किया। सेव करने के बाद मैंने इसको रीलोड कर दिया।
अब रीलोड किया तो देखें इसका एक कलर हो गया। तो ये सिंपल सा काम था इसका कि बैकग्राउंड कलर। अब जरा आ जाते हैं तो दो चीजें करते हैं, जैसे बीजी के बाद स्पेस दे देते हैं। तो वो देखें, एक तो इंडिकेट करता है कि इसका कलर ही अलग हो गया, और मैंने इसे रीलोड करा तो ये वापस वाइड हो गया, क्योंकि ब्राउजर को पता है कि भाई बीजी कलर इस तरीके से नहीं लिखा जाता इस तरीके। फिर हम बचपन से देखते हुए आए, पढ़ते हुए आए कि बेटा COLOUR कलर होता है। तो सी सही है, COLOUR कलर मैंने दिया, कंट्रोल S किया और अपने पेज को वापस रिफ्रेश कर दिया। तो वही है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखें कि ये अमेरिकन फॉर्मेट में काम कर रहा है, COLOR कलर ही लेगा। और इसको रीलोड कर, सही। तो ये आ गया हमारे पास बीजी कलर। उसके बाद आ जाएं तो हेडिंग। अब मैं एक अपने पेज पे एक हेडिंग या एक मेन हेडिंग डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो HTML में जो भी चीज होगी वो टैग के जरिए होगी। जैसे हमने कहा H1, H1 मीन्स हेडिंग 1, और यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया वेलकम टू एच, मैंने HTML पे कंट्रोल S और इसको सेव किया और इसको रीलोड कर दिया। तो डिफॉल्ट ब्राउजर को पता है कि HTML जो होगा उसका कलर क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, ये सारी चीजें उसको पता ही है। मतलब ये उसमें बताने की हमें जरूरत नहीं होगी। जब हम खुद कुछ चेंजेस करेंगे तो उस वक्त बताएंगे कि H1 का कलर ये कर दो, साइज ये कर दो। फिलहाल हम अभी इधर नहीं जा रहे, हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं आज। तो इसको अगर मैं कहूँ सेंटर में करना है, क्योंकि इंग्लिश स्टैंडर्ड के मुताबिक हर चीज लेफ्ट अलाइन होती है। तो अगर मुझे इसे सेंटर में करना हो तो मैं यहाँ पे H1 से पहले या H1 के बाद, ये मैं सेंटर का टैग ओपन कर रहा हूँ, पर मैं इसको क्लोज HTML यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, फिर अगर मैंने तो यहाँ पे करा है एक रूल और एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह उसकी चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। पर अगर कोई मुझसे कहे कि H1 के बाद सेंटर ओपन हुआ है और क्लोज यहाँ पे हो जाए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटर हो जाएगा। तो ये देखें, ये सेंटर हो गया। तो HTML में जो सबसे बड़ा टैग है हेडिंग का वो H1 है, you know? उसके बाद 2, 3, 4, 5 और सबसे छोटा होता है 6। तो 2, 3, 4, 5 और H6, और इसी तरीके से क्लोज कर देते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6, कंट्रोल S। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने रीलोड कर दिया, और रीलोड करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे देख लिया। तो सबसे बड़ा H1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो ये 6 टैग हो गए जो हमारे HTML के आ गए। आप इसमें से एक यूज करें, दो यूज करें, अब रूल क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड क्या है? तो W3 और वेब स्टैंडर्ड ये कि अगर आपका पहला पेज है होम, तो कोशिश ये करें कि उसमें H1 एक दफ़ा इस्तेमाल करें। H2, 3, 4 आप जितना चाहे इस्तेमाल कर लें, मतलब हर पेज पे H1 एक दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर कोई कहता है नहीं मैं अगर 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होंगे बस, और क्या। तो ये हो गया। अब अगर मैंने डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल S करना चाहूँ से। फिर सवाल ये होता है कि अगर कोई हेडिंग अपनी मर्जी से, जिसका कलर भी उसकी मर्जी का हो, बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, अंडरलाइन भी हो, तो कैसे होगा?
तो जैसा मैंने कहा, जो मैं लिख रहा हूँ वो बोल्ड भी हो, तो बी का टैग बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन। सही है, यानी कि अब जो मैं लिखूंगा वो बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। जैसे अगर आप वर्ड में जाएं तो वहां पे बी आई यू बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप होम पे देखें तो होम पे आपको मिलेगा बी आई यू, इस तरीके के टैग आपको मिल जाएंगे। ये बी आई यू बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। उसके बाद हम आते हैं, तो हमने दिया फॉन्ट का टैग। फॉन्ट का मतलब होगा कि जो आप लिखेंगे, जैसे फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट कलर होता है। तो फॉन्ट स्पेस प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं, कलर। अब दो चीजों को जहन में रखिएगा, यहाँ पे मैंने दिया है बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिर्फ कलर, तो इसका मतलब होगा टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, इक्वल, कलर कोड देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। इस कलर कोड को कॉपी करते हैं और इक्वल के बाद पेस्ट कर देते हैं। और अप्लाई किस पे होगा, इंट्रोडक्शन टू वेब। जरा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बी फॉर हुआ बोल्ड, जैसे बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। फॉन्ट जिसका कलर ये होगा, एक और चीज भी साथ दे देते हैं, और साइज यानी कि जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका साइज क्या होगा, तो इक्वल प्लस 3 कर दिया। यानी कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और कलर और साइज किसके ऊपर अप्लाई करो, इसके ऊपर अप्लाई करो। और आखिर में क्या करो, उन सारी चीजों को ऑफ भी कर दो, यानी कि क्लोज कर दो टैग को। सेव करा और रीलोड कर दिया, तो यहाँ पे देखें ये आ गया, इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो कोड किया था, उस कोड को जो कि HTML में था, उस कोड का व्यू जो है वो ब्राउजर ने डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो हो गया हमारे पास एक कस्टम हेडिंग, जो कि हमने अपनी मर्जी से बनाई, कि हमने बोल्ड भी करना था, इटैलिक भी करना था और अंडरलाइन भी करना था। अब आते हैं कुछ पैराग्राफ पे। तो जब तक हमारे पास कंपनी का कोई टैग नहीं, टैक्स नहीं आता, तो एक वेबसाइट है लिपसम, sum.com। तो डमी टैक्स में अक्सर आपने इस किस्म का टैक्स देखा होगा। अब लॉरेम लिपसम या डमी टेक्स्ट आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, डिफॉल्ट 5 लिखा होता है, आप इसमें 10 लिख दें, 8 लिख दें। वर्ड चाहिए, बाइट चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो आपने ऐसे कर दिया 5 पैराग्राफ। ये पैराग्राफ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 1 2 और 3। तो ये मैंने 3 हाँ पैराग्राफ। हेलो जी, हम अपनी बोलें। वेबसाइट में जिस तरह ये एड्स आ रहे हैं ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें। देखें, ये जो एड्स आ रहे हैं, ये गूगल लगाता है, मतलब लॉरेम लिप्सम की कमाई का जरिया ये है, क्योंकि तो डमी टैक्स दे रहा है। पर वो असल में किससे कमा रहा है, इससे। पर लॉरेम लिप्सम को जब अपनी वेबसाइट गूगल में देनी होती है, तो गूगल उसे चेक करता है कि इसके ऊपर डेली की ट्रैफिक कितनी है, वो एलिजिबल है भी या नहीं। तो जब वो एलिजिबल हो जाती है, तो जो मतलब जैसे हम क्या कहें, गूगल इसको एक किस्म की अप्रूवल दे देता है। गूगल इसको एक किस्म की अप्रूवल दे देता है, और वो इसमें जो है, वो फिर हम ये कहते हैं कि ऐड लगना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही कोई साइट पे क्लिक करता है, तो जो इस क्लिक की कॉस्ट होती है, उसका कुछ हिस्सा इस वेबसाइट के ओनर को भी मिल जाता है। ये ध्यान रखिए।
तो ये खैर हम जगह बना सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर वो मेरा इरादा हो गया मैं गूगल में अप्रूवल के लिए जाऊंगा, इस वेबसाइट पे ट्रैफिक इतनी ले आऊंगा, तो फिर ले जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैं अब पैराग्राफ, वहां से मैंने 3 पैराग्राफ कॉपी करें, और यहाँ पे क्योंकि मैं कहता हूँ कि हर चीज पैराग्राफ के टैग में, तो मैं एक पी का टैग ओपन करा और क्लोज करा और इसमें टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। तो वो देखें वो सीधा निकल गया 3 पैराग्राफ। तो हम आते हैं इसके व्यू में और इसको वर्ड रैप कर देते हैं, जिसका शॉर्टकट ऑल्टर जेड है। मतलब लाइन खत्म होगी तो वो नीचे ऐसे शो करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे शो करेगा। कंट्रोल एज सेव और रीलोड करता हूं मैं। तो ये देखें ये आ रहा है। अब ये कितने पैराग्राफ है? ये एक ही पैराग्राफ में आया। ठीक है, इसकी वजह कोई बताएगा? इसलिए सर हमने एक ही पैराग्राफ के टैग में दिया था इसलिए। बिल्कुल सही। इसकी वजह ये कि हमने यहां से जो 3 पैराग्राफ कॉपी करे, 1 2 3, उसको हमने HTML में, ये एक पी का टैग ओपन हुआ और यहाँ पे एक पी का टैग क्लोज हुआ, तो हमने एक ही पैराग्राफ दिया था, इस वजह से वो 3 पैराग्राफ एक बन गए। अब दोबारा पी का टैग देता हूँ मैं, एक और पैराग्राफ बनाता हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता जैसे एच के टैग में था H1 H2 H3, इसमें ये नहीं होता P1 P2 P3 नहीं होता इसमें। इसमें पैराग्राफ बस एक ही होता है। कंट्रोल एस, फाइल क्लोज हो गई। इसको वर्ड रैप किया था, फिर एक और पैराग्राफ में ये 2 पैराग्राफ और कॉपी कर लेता हूँ, 2 3, और VS कोड पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस और रीलोड कर देता हूँ। तो ये देखें, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो अभी तक मैंने जितने भी टैग बताए हैं वो सारे ब्लॉक टैग हैं, यानी कि हर टैग ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। अब हम थोड़े से 2 3 इनलाइन टैग देखते हैं। इनलाइन टैग क्या होगा? जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होगा। अब मिसाल के तौर पे ये 3 पैराग्राफ थे जो कि एक ही पी में आ गए, पर मैं चाहता हूं कि यहां से एंटर कर दूं तो वो नीचे आ जाए। सही है, 1 मिनट अजान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करता हूँ। चले, तो इनलाइन टैग हम क्या देंगे? जैसे ये पैराग्राफ, अच्छा पहले तो हम लाइन को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है और फर्स्ट फुल स्टॉप यहाँ पे।
तो इसका एक टैग है जिसे हम कहते हैं BR, ब्रेक रॉ। तो मैंने ये BR का टैग लिखा है और इसके आगे मैंने स्लैश लगा दिया। अब डिफरेंस क्या है, क्लोजिंग टैग के नाम से पहले स्लैश आता है और इनलाइन टैग के बाद आता है। अगर आप स्लैश ना भी दें तो भी कोई इश्यू नहीं है, पर अगर दे दें तो अच्छी बात है। सही, BR मतलब ब्रेक रॉ। तो अब देखते हैं यहाँ पे, इधर से लाइन कोई नीचे आती है, तो ये देखें, ये लाइन जो इंटर हम जिसे कहते हैं वो हो गई ब्रेक रॉ। अगर आपने एक से ज्यादा करना है तो आप इसको कॉपी कर लें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो आप जितने दफा इसे BR का टैग देंगे, इसका मतलब है एक लाइन गैप बनता जाएगा। जैसे सिंपल हम इंटर की बात करते हैं, कॉपी। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इसके बाद एक सीधी लाइन आए। सही है, ये मतलब इधर स्पेस है, इधर एक बारीक सी लाइन बन जाए हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए पैराग्राफ जहाँ खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं एक टैग यूज करता हूँ HR। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रॉ। तो एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल रॉ आ गई। तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। तो ये HR है, हॉरिजॉन्टल रॉ। इस तरह सर वर्टिकल रॉस भी ला सकते हैं। वर्टिकल रॉ का टैग नहीं है, मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल है स्ट्रेट, पर वर्टिकल का नहीं है। वर्टिकल हम खुद बनाएंगे, मतलब खुद कैसे बनाएंगे, उसमें जब हम आगे जाएंगे तो हम ऐसी कुछ चीजें सीखेंगे जिसमें, जैसे हम कहते हैं CSS के जरिए हम उससे वर्टिकल बना सकते हैं। तो वो अभी HTML में कोई फैसिलिटी नहीं है डायरेक्ट। उसके बाद आ जाए तो पिक्चर के, यहाँ पे नीचे कोई इमेज आ जाए, तो गूगल पे आते हैं और हम लेते हैं, जैसे हमने दिया नेचर वॉलपेपर, इमेजेस, टूल्स पे, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, लार्ज साइज। तो ये जैसे यही वाली पिक्चर ले, तो ये काफी बड़ी, मतलब 1920 और 110p है। मैं इसको व्यू भी करके देख लेता हूँ, ये देखें, और इसे राइट क्लिक करके सेव करता हूँ। सेव करके डेस्कटॉप पे HTML12 में, इमेजेस में, और इसका नाम दे देता हूँ जैसे कि BG, मतलब नेचर कर देते हैं, नेचर। और इसकी टाइप डिफॉल्ट JPEG, सही है। और इसे सेव कर, अब सेव कर दिया। अब जरा देखते हैं ये लगेगी कैसे। तो IMG, पूरा इमेज नहीं लिखना, सिंपल IMG यानी कि इमेज, स्पेस SRC यानी कि सोर्स। सोर्स का मतलब है कि कहाँ से आ रही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास डाउनलोड हो रही है इस वेबसाइट से। सही है, तो इसी तरीके से हम कहते हैं ये पिक्चर हमारे पेज पे कहाँ से आ रही है, हमारे फोल्डर में एक फोल्डर है इमेजेस का, और देखें जैसे ही वो इमेजेस स्लैश उस रूट पे गया, तो यहाँ पे उसे नेचर नाम की एक पिक्चर मिल गई। क्योंकि एक ही थी, अगर 10 पिक्चर होती तो 10 का नाम दे देता। कंट्रोल S सेव किया और इसको रीलोड कर दिया। तो ये देखें, तो वो जितनी विड्थ और हाइट में थी वो फुल आ गई। और अगर अब सवाल होता है कि इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए मुझे इसकी एक और प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, विद। और एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 350, डिफॉल्ट पिक्सल है, तो 350 पिक्सल विद, और हाइट 300।
कंट्रोल एस सेव किया। सेव करने के बाद अब मैंने अपने पेज को रीलोड कर दिया, तो यहाँ पे देखें ये आ गया। थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, इसकी वजह है कि विड्थ थोड़ी छोटी है, तो इसको और कर देते हैं, ताकि 400 कर देते हैं, थोड़ी सी बेहतर हो जाए। और भी बड़ी हो सकती है। ये थोड़ा सा देख रहे हैं ना कि ये वो जो दरख्त है इसका वो बहुत स्ट्रेच हुआ हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 500 कर देता हूँ। 500 पिक्सल और हाइट ये, तो ये थोड़ी बेहतर हो गई है। तो ये तो विद और हाइट हो गई। अब एक और अगर इमेज लानी है तो बिल्कुल एक और भी पिक्चर ले आते हैं हम, कोई इशू नहीं है। हमने इधर क्लिक करा, इसको व्यू करा, इस पे राइट क्लिक करके इसको सेव कर दिया डायरेक्ट अपने फोल्डर में डेस्कटॉप पे, नेचर-2 और सेव। और IMG का टैग दिया, SRC इमेजेस स्लैश। अब ये देखें इमेज आ गई, विद इक्वल 500, हाइट 300, कंट्रोल एस। तो ये देखें, तो ये देखें ये दो आ गए, तो ये आ गई विद और ये आ गई हाइट। सर अगर हमें जैसे ये इमेज जो है सेकंड वाली फर्स्ट वाली के साथ में आई है, अगर हमें इसके नीचे इमेज लानी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको इसके नीचे चाहिए तो पहली इमेज के टैग के बाद आप BR का टैग लगा दें, यानी कि ब्रेक रॉ कर दें, और कंट्रोल एस करके रीलोड कर दें, तो अब वो नीचे आ गई। ठीक है। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि इसके बॉर्डर कैसे बनेंगे, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर बड़ी कैसे होगी, बल्कि कल की क्लास में हम देखेंगे लिंक कैसे होगा। तो आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं। क्लास जो है वो मैं